Good morning. Myself Dr. Virender Singh, Assistant Professor, Department of Chemistry. आज हम केमिस्ट्री में करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे? पॉलीमर, बहुलक। पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है पॉली मीन्स मैनी, मतलब एक से अधिक, और मेरस, मेरस का अर्थ होता है इकाइयाँ। तो ये पॉलीमर वो अणु हैं जिनमें एक से अधिक इकाइयाँ उपस्थित होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये वो अणु हैं, ये वो वृहद अणु हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जिनमें एक से अधिक छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर के उसका निर्माण करती है। तो इन छोटी छोटी इकाइयों को, जो सबसे छोटी इकाई होती है, उस सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? एकलक या मोनोमर। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं कि वो वृहद अणु हैं जिनका अणुभार 10,000 से अधिक होता है, और इनके कणों का आकार जो कोलॉइडी कण है उनकी रेंज में होता है, यानी कि 10 एंगस्ट्रॉन्ग से 1000 एंगस्ट्रॉन्ग के मध्य होता है, और इनका अणुभार 10,000 से क्या होता है? अधिक होता है। तो पॉलीमर में क्या बताया था कि पॉलीमर क्या होते हैं? ये छोटी छोटी संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो इन छोटी संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम? एकलक, मोनोमर। जैसे प्रोपीन है, प्रोपीन की एक एक इकाइयाँ मिलकर के क्या बनाएंगी? बहुत सारी इकाइयाँ। जब इन इकाइयों की संख्या अधिक हो जाएगी और उनका अणुभार 10,000 से अधिक होगा, तो इन अणुओं को क्या कहेंगे? पॉलीमर। और ये किससे मिलकर के बने? सबसे छोटी छोटी इकाइयाँ कौन सी इसमें? प्रोपीन। तो इससे जो पॉलीमर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? पॉलीप्रोपीन। क्या कहलाएगा? पॉलीप्रोपीन। तो इसमें प्रोपीन क्या है? एकलक मोनोमर इकाई, जबकि इससे क्या बनेगा? पॉलीप्रोपीन एक जो बनेगा वो क्या होगा? बहुलक। ठीक। तो किसी बहुलक में एकलक इकाइयां, जिनको हम किससे लिखेंगे? एन से, कि किसी बहुलक में एकलक इकाइयां कितनी उपस्थित है? एकलक इकाइयों की संख्या को हम किससे लिखेंगे? एन से। तो किसी बहुलक में एन की संख्या क्या है, यानी कि एकलक इकाइयों की संख्या क्या है, वो क्या कहलाती है? उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्या कहलाता है वो? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है। और जो पॉलीमर इकाइयाँ बार बार आपस में मिलती जुड़ती हैं, जिनके रिपीटेशन से क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। तो उन इकाइयों को हम क्या कहते हैं? रिपीटिंग यूनिट। और ये सामान्यतः क्या होती है? मोनोमर यूनिट के समान ही होती है। तो किसी बहुलक की संख्या, बहुलक की श्रृंखला है, कि वो कितनी लंबी होगी, वो किसके ऊपर निर्भर करेगी? उसके लिए एन का मान कितना है, किसके ऊपर निर्भर करेगी? कि उसमें मोनोमर इकाइयाँ कितनी है, यानी कि एन का मान कितना है। तो वो बहुलक जिनमें एन का मान 10 से 100 के मध्य होता है, तो उन पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? ओलिगोमर। क्या कहलाते हैं वो? ओलिगोमर। और वे बहुलक जिनमें एन का मान 100 से अधिक होता है, उनको हम क्या कहते हैं? हायर पॉलीमर या उच्च बहुलक। तो जिनकी एन का मान 10 से 100 के मध्य होगा उनको तो हम क्या कहेंगे? ओलीमर, ओलिगोमर। और वे बहुलक जिसके एन का मान 100 से अधिक होगा उनको हम क्या कहते हैं? हाई पॉलीमर। अब इन पॉलीमर्स का हम नामकरण, नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं? तो जो बहुलक है उनका नामकरण हम सामान्यतः उसमें उपस्थित जो एकलक इकाइयाँ हैं, यानी कि मोनोमर यूनिट है, तो उन मोनोमर यूनिट के बेसिस पर हम क्या करते हैं? उनका
नामकरण करते हैं। तो इनमें 1 लग से पहले हम क्या लगा देते हैं, क्या लगाएंगे उससे, पोली। तो उसमें प्रीफिक्स क्या लगा देते हैं हम, पोली। जैसे एथीन का पॉलीमराइजेशन होगा तो उससे जो बहुलक बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, पोली एथीन। क्या कहलाएगा, पोली एथीन। अगर स्टाइरीन 1 लग इकाई है और उसके बहुलीकरण से जो बहुलक बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पोली स्टाइरीन। वाइनिल एसीटेट से जो पॉलीमर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीवाइनिल एसीटेट। तो सामान्यतः हम क्या करते हैं, जो 1 लग इकाई है उसके नाम से पहले प्रीफिक्स हम क्या लगा देते हैं, पोली। क्या लगाएंगे उससे पहले, पोली। अब इसमें सम बहुलक क्या होते हैं और सहबहुलक क्या होते हैं, यानी कि होमोपोलीमर क्या होते हैं और कोपोलीमर क्या होते हैं। तो होमोपोलीमर तो वे बहुलक हैं जिसमें 1 लग इकाइयां, जितनी भी 1 लग जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो कैसी हो, समान हो, एक ही तरह की मोनोमर यूनिट हो। जैसे पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन किसके बहुलीकरण से मिलता है, मिलकर के बनता है एथीन के। तो पॉलीथीन में केवल एथीन की ही मोनोमर इकाइयां उपस्थित होंगी। तो एक तरीके की मोनोमर यूनिट्स हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, होमोपोलीमर। तो वे बहुलक जिसमें 1 लग इकाइयां समान होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सम बहुलक या होमोपोलीमर। जैसे पॉलीएथीन है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड में 1 लग इकाई कौन सी है, वाइनिल क्लोराइड। पॉलीएथीन में 1 लग इकाई कौन सी है, एथिलीन है। तो ये किसके उदाहरण है, समबहुलक के। अब होता है सहबहुलक। सहबहुलक यानी कि कोपोलीमर। क्या कहलाता है, कोपोलीमर। तो कोपोलीमर क्या होंगे, वे बहुलक जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार की 1 लग इकाइयां होती हैं। जिनमें 1 लग इकाइयां हैं वो 2 या 2 से अधिक प्रकार की उपस्थित होती हैं। तो इस प्रकार के बहुलक को हम क्या कहते हैं, सहबहुलक या मिक्स्ड पॉलीमर, मिश्रित बहुलक कहलाते हैं। जैसे नाइलॉन 66 है, ये क्या है, एक कोपोलीमर है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 प्रकार की मोनोमर इकाइयां होती हैं। एक तो हेक्सामेथिलीन डाई एमीन होता है और दूसरी कौन सी होती है, एडिपिक एसिड। इन दोनों के संघनन बहुलीकरण से, संघनन बहुलीकरण क्या होगा, जिसमें 2 इकाइयां आपस में मिलती है तो उनसे कोई छोटा अणु उसमें से निकलता है। जैसे इसमें से जल निकलेगा, तो इस तरीके के बहुलक को हम क्या कहेंगे, कोपोलीमर। इसमें क्योंकि कितने तरीके की ये मोनोमर यूनिट है, 2 तरीके की। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन है एक तो, और दूसरी क्या है, एडिपिक एसिड। दूसरा उदाहरण इसका टेरिलीन है। टेरिलीन में क्या क्या होता है, एथेन डाइऑल होता है और टरथैलिक एसिड। तो इसमें भी 2 तरीके की मोनोमर इकाई है। तो इसलिए ये भी क्या है, एक सहबहुलक। इसलिए ये भी क्या है, सहबहुलक। तो सहबहुलक भी कैसे होते हैं, समबहुलक और सहबहुलक दोनों किस तरीके के होते हैं, रेखीय भी होती है, शाखित भी होते हैं, और कैसे होते हैं ये, क्रॉस लिंक्ड भी होते हैं। जैसे कोई अगर कोई पॉलीमर है जिसमें 2 तरीके की मोनोमर इकाइयां हैं, ए और बी मान लिया, तो इसके आधार पर ये समबहुलक हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं। एक तो होता है एकांतर, अल्टरनेट कोपोलीमर। तो अल्टरनेट कोपोलीमर में क्या होगा
कि इसमें जो एकलक इकाइयां हैं वो किस तरीके से होंगी, अल्टरनेट होंगी। अब जैसे मान लिया किसी पॉलीमर में दो तरीके की इकाइयां हैं, ए और बी, इन दोनों से मिलकर के क्या बन रहा है, बना रहा है ये कोपॉलीमर। तो इसमें दो जो पॉली मोनोमर यूनिट्स हैं ए और बी, वो किस तरीके से जुड़ी रहती है पॉलीमर्स में, एकांतर कोपॉलीमर में, अल्टरनेट कोपॉलीमर में। ए और बी यूनिट्स हैं वो अल्टरनेट मैनर में जुड़ती हैं। जैसे एक जुड़ गई, फिर दूसरी मोनोमर यूनिट बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। जैसे स्टाइरीन और मैलिक एनहाइड्राइड। तो इस प्रकार के बहुलक में जैसे पहले स्टाइरीन, फिर ये किसके साथ मिलेगा, दूसरी मोनोमर यूनिट कौन सी, मैलिक एनहाइड्राइड। फिर इसकी जब चेन ग्रोथ होगी तो इसमें आगे क्या जुड़ेगा, स्टाइरिन, फिर मैलिक एनहाइड्राइड, फिर उसके बाद स्टाइरिन, फिर मैलिक एनहाइड्राइड। यानी कि इसमें दोनों मोनोमर यूनिट्स हैं वो किस तरीके से, किस फैशन में होती हैं, अल्टरनेट फैशन में, एकांतर क्रम में होती हैं। तो इस तरीके के पॉलीमर को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट को पॉलीमर। इसके अलावा और कौन सी होती है, रैंडम कोपॉलीमर। रैंडम कोपॉलीमर कौन से होते हैं, जिसमें जो दोनों पॉलीमर यूनिट्स हैं, मान लिया ए और बी दो पॉलीमर यूनिट हैं, तो जो रैंडम कोपॉलीमर होता है उसमें जो दोनों मोनोमर यूनिट्स होती हैं उनका कोई एक निश्चित सीक्वेंस नहीं होता। कभी दो एक ही जैसी यूनिट जुड़ गई, कभी फिर बीच में तीसरी आ गई, दूसरी आ गई, फिर दूसरी की तीन जुड़ गई, तो उनका कोई एक निश्चित सीक्वेंस नहीं होता। तो ऐसे पॉलीमर को क्या कहेंगे, इस तरीके के पॉलीमराइजेशन को, इस तरीके के पॉलीमर को हम क्या कहेंगे, रैंडम कोपॉलीमर। एक होता है ब्लॉक कोपॉलीमर। ब्लॉक कोपॉलीमर क्या होते हैं कि वो रेखीय सहबहुलक जिनमें प्रत्येक इकाई स्पष्टतः दीर्घ अनुक्रम बनाते हैं। जैसे दो इकाइयां हैं मान लिया किसी पॉलीमर में ए और बी, तो कुछ टाइम तो ए जुड़ते रहेंगे, जैसे चार ए जुड़ गए तो उसके बाद चार बी जुड़ेंगे, दूसरी यूनिट रहेगी, फिर चार वही ए वाली यूनिट आ गई, फिर चार बी वाली यूनिट आ गई। तो इस तरीके के कोपॉलीमर को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कोपॉलीमर। और तीसरा चौथा है ग्रिफ्ट कोपॉलीमर, रोपित सह बहुलक। तो ग्रिफ्ट क्या होते हैं कि वे शाखित बहुलक जिनकी मुख्य श्रृंखला और पार्श्व श्रृंखलाओं में विभिन्न प्रकार के, पार्श्व श्रृंखलाओं में अलग अलग तरीके के भिन्न प्रकार की एकलक पॉलीमर्स उपस्थित होते हैं। तो इस तरीके के पॉलीमर को हम क्या कहेंगे, रोपित बहुलक या ग्रिफ्ट पॉलीमर। तो ये हमारा एक सामान्य इंट्रोडक्शन था किसका, पॉलीमर। तो पॉलीमर किससे मिलकर बना है, एक ग्रीक वर्ड है जो किससे मिलकर बना है, पॉली एंड मेरस। पॉली का अर्थ होता है मैनी, यानी कि एक से अधिक, और मेरस का अर्थ होता है इकाइयां, यानी कि वे पदार्थ जो एक से अधिक इकाइयों से मिलकर के बने हुए होते हैं उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। और इनमें जो सबसे छोटी इसकी यूनिट होती है उस सबसे छोटी यूनिट को हम क्या कहते हैं, मोनोमर। और पॉलीमर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण। तो पॉलीमर की जो सबसे छोटी बेसिक यूनिट होती है, जैसे किसी बिल्डिंग की सबसे छोटी बेसिक यूनिट क्या होती है, एक ईंट। तो एक एक ईंट से मिलकर के पूरी बिल्डिंग बनती है, तो उस बिल्डिंग की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई क्या होगी, ईंट। तो वो क्या होगी, उसकी मोनोमर यूनिट। ऐसे ही जो पॉलीमर्स होते हैं वो भी छोटी सी छोटी छोटी सबसे छोटी यूनिट होती है, उन छोटी छोटी यूनिटों के मिलने से एक बड़ा अणु बनता है, मैक्रोमोलिक्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। तो इसकी सबसे छोटी इकाई जो संरचनात्मक इकाई होती है सबसे छोटी, उस संरचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, मोनोमर। और किसी पॉलीमर में कितने मोनोमर्स हैं
कि बहुलक में कितनी संरचनात्मक वो मोनोमर इकाइयाँ कितनी है, उन इकाइयों की संख्या क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ये था हमारा पॉलीमर। थैंक यू।